हर वर्ग के लिए राहत के रूप में दी गई, उसका स्वागत किया गया। वहीं विपक्ष की ओर से कुछ स्वर हमको बीच में सुनने को भी मिले, जहां स्वागत भी हुआ, धन्यवाद भी हुआ, लेकिन एक परंपरा के मुताबिक एक विपक्ष की भूमिका निभाने की दृष्टि से रस्म अदा करते हुए बजट की हर बात का विरोध करने का भी कोशिश हुई, और उसमें हमें आपत्ति भी नहीं है। और इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हम विश्वास करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको ये मान करके चलना चाहिए कुछ बातें अच्छी के लिए होंगी, जो जहां अच्छा बोला जाएगा, कुछ बातें जहां विपक्ष की ओर से ऐसी आएंगी जिसपे कटाक्ष होगा, विरोध होगा, तो उन सारी बातों को सुनने के लिए हमको मनस्थिति रखनी चाहिए, और हमने रखी भी है। और ये भी माननीय सदन में हमने देखा कि कई बार परिस्थितियां इस प्रकार की भी बनी जहां बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई, लेकिन बीच में ऐसे भी दौर आए जब चर्चा करते करते थोड़ी तल्खी भी हुई। और मैं मानता हूं कि उस व्यवस्था के अनुरूप जो है ये सब चलता है, और उसमें किसी प्रकार की हमारे मन में भी कोई बुरी बात नहीं। मैं देख रहा था माननीय सदस्य विपक्ष की ओर से बजट पर जब बोल रहे थे, बहुत सारे माननीय सदस्य इस प्रकार से बोले जो जैसे सामान्य एक भाषण होता है, क्योंकि ये सामने बैठे हैं, भाजपा वाले बैठे हैं, सरकार में जो बैठे हैं उनके खिलाफ बोलना है, इस मनस्थिति के साथ बोले। लेकिन बहुत सारे सदस्यों ने बहुत बजट पे थोड़ा अध्ययन भी किया, बजट पर भी बोला। और मैं इस बात से सहमत हूं कि एक अपॉर्चुनिटी खासतौर से जो माननीय सदस्यों के पास होती है, वो दो महत्वपूर्ण विषयों पर जब चर्चा होती है, एक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर और दूसरा बजट पर जब सामान्य चर्चा होती है, तो उस पे जो माननीय सदस्य जो है वो सत्ता पक्ष के विपक्ष के जो अपनी बात को कहने के लिए खुले मन से बात कहते हैं, और खुलापन होना भी चाहिए। लेकिन जो बार बार इस बात के लिए एक रस्म अदा करने की कि हम समर्थन में नहीं हैं, हमें समर्थन चाहिए भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस बजट में ये झूठ का पुलिंदा है। अध्यक्ष महोदय वो साबित करते तो बात समझ में आती, साबित कोई, लेकिन क्या कि रस्म में बोलना है, बड़े नेता ने बोला है तो इसलिए हमको भी बोलना है, यही बोलना है। अभी हमारे सुखी जी बोल रहे थे, मालूम नहीं उनको अंत में क्यों रखा जाता है, और हमारी पूरी संवेदनाएं बजट पर बोल रहे थे। इन्होंने भी आखिरकार इसी बात को लेकर के कभी हाइडल प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहा है, कभी लोन के सिलसिले में बात कही है। कुल मिलाकर के तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, इसमें लोन के सिलसिले में जो एक शेर बार बार इस माननीय सदन में बोला जाता है, एक चाक हो तो यारब चिल्ला लूं गिरे वहां अपना, जालिम ने फाड़ डाला है तार तार करके। ये तार तार तो आप लोगों ने किया हुआ है, आप लोगों ने तार तार किया हुआ है। थोड़ा भी रहम किया होता अगर आप लोगों ने उस वक्त, तो स्थिति ऐसी नहीं बनती। तार तार करके फाड़ दिया आप लोगों ने, उसके बाद अब चिल्लाने की बात कर रहे हैं। अब कितना चिल्लाएं, एक छेद होता तो हम चिल्ला लेते उसको। तो बोला है, गालिब ने बोला है, एक चाक हो तो यारब चिल्ला लेता गिरे वहां अपना, यानी कि एक छेद होता तो मैं चिल्ला लेता उसको, लेकिन आपने तार तार कर डाला है, क्या चिल्लाएं इसमें। ये तो स्थिति आपने पैदा की है।
जब लोग लंबे समय तक सत्ता का अनुभव का जिक्र करते रहते, हम इतनी बार रहे, इतने लंबे साल रहे, देश में रहे, प्रदेश में रहे, लेकिन देश की स्थिति की वर्तमान हालत को जिम्मेवार कौन है इस बात के लिए? इस बात को भी इसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा काम हमने किया और ये बुरा काम ये भाजपा वालों ने किया, ये नहीं हो सकता है। अभी 20 साल और चलेगा, उसके बाद हम ये सुनने के लिए तैयार होंगे। जब हमारे 20 साल और हो जाएंगे तो उसके बाद जो अब आप बोलेंगे, जिस तरह का बोलेंगे हम सुनेंगे। मौका दीजिए हमको, अवसर दीजिए। यहां एक आंकड़ा पकड़ लिया सब लोगों ने, कहा कि ग्रोथ रेट पर झूठा प्रचार 8.30 -5.20 से 8.30 जो है वो कैसे हो गया? मैं आपको बताना चाहता हूं। एक प्रदेश है राजस्थान, जहां आपकी सरकार है और आपकी सुनो, और उस प्रदेश में आपका पूरे देश भर में सबसे जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसमें से एक व्यक्ति, उसमें मुख्यमंत्री आपके हैं। राजस्थान में जो ग्रोथ रेट जो है 2021 में था -2.86, और अभी का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रोथ रेट होगा 11.04। आपका ही राज्य की बात कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़। सुनो ना, छत्तीसगढ़ आपका ही शासित राज्य है। वहां पर आज बजट प्रस्तुत हुआ और वहां पर 2021 का ग्रोथ रेट -1.37 था और 21-22 का ग्रोथ रेट जो है जो बताया गया है वो बताया गया 11.54। झारखंड की बात कहूं मैं, 2021 में वहां पर ग्रोथ रेट था -4.70 और 21-22 में वहां पर बताया गया है कि ग्रोथ रेट रहेगा 8.80। और हरियाणा जो हमारा पड़ोस का है, जहां हमारी पार्टी की सरकार है, वहां पर -5.30 2021 में ग्रोथ रेट, और अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया उस बजट में उन्होंने कहा है कि एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट जो है वो 9.80 होगा। और उसी तरह से अगर हमने उसमें हिमाचल प्रदेश में अगर -5.20 से अगर 8.30 कहा है, तो ये जो है इसमें कतई भी जो है झूठ नहीं है, ये पूर्णतः सत्य पर आधारित है। जो फॉर्मूला है ग्रोथ रेट का, उस ग्रोथ रेट के फॉर्मूले के मुताबिक निकाला है। तो इसलिए मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि असत्य नहीं है। नहीं, देखिए, नहीं, मैं कहने का फैक्ट्स बता रहा हूं ना, मैं फैक्ट्स तो फैक्ट्स है ना। जो अध्यक्ष महोदय, अभी जहां तक बहुत सारे सदस्यों ने इस बात पर जिक्र किया, अभी सुखू जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी उस तरह का जिक्र किया कि कुछ भी नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ भी पता नहीं है जनसंख्या कैसे बढ़ गई है, तो वो बोलना उनको रह गया। अन्यथा ये बोलते कि भाई हमारे बिना कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी कहा जा रहा था सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र आ रहा था यहां पर। 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थियों की संख्या 4,25,000 थी, 4,25,000 थी, और 2022-23 में यह बढ़ करके 7.5 लाख हो गई। 4,25,000 से 7.5 लाख हो गई। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी का जो हमने बजट में जो ऐलान किया
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाएंगे तो आपके वक्त में 450 करोड़ रुपए खर्च होता था और 22-23 में हम इस पर खर्च करने जा रहे हैं 1300 करोड़ रुपए 3 टाइम ज्यादा। फिर भी कहे कुछ भी नहीं। मैं तो बोल रहा हूं, मैं बजट पर बोल रहा हूं, तो ये बजट का ही है, ये बजट का हिस्सा है जो मैं एक सिलसिलेवार बोल रहा हूं। नहीं ऐसा नहीं, मैं अपने हिसाब से। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, मैं बजट, मुझे मालूम नहीं आपने कब तक रहना है, तो इसलिए मैं तो ये चाह रहा हूं, गाय को हम मां कहते हैं, इसलिए मां को अगर पेंशन लगे तो मुझे लगता है कि उसको उसमें किसी तरह की बुरी बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में यहां पर कहना चाहूंगा, जो पिछले 4 वर्षों में जो तुलनात्मक दृष्टि से पिछली सरकार के 5 वर्ष के दौरान कुल 24,200 करोड़ रुपए के योजना परिव्ययों का प्रावधान किया गया। ये मैं उस वक्त का जिक्र कर रहा हूं जब आपकी सरकार थी, 13-14 से लेकर के 17-18 तक की, 24,200 करोड़ रुपए का। और हमारी वर्तमान सरकार की जो 4 वर्षों में, मैं 4 वर्षों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें आपकी 24,200 करोड़ की तुलना में 40,229 करोड़ रुपए के योजना परिव्ययों का प्रावधान किया गया है। ये आपको नहीं मालूम पड़ रहा है क्या अंतर है कि नहीं है? इस बात को आप क्यों नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये अंतर, कितना अंतर है? 24,200 करोड़ से 40,229 करोड़ पर पहुंचना ये छोटा विषय नहीं अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, और उसी तरह से आगे बढ़कर के अगर हम बात कहें हर क्षेत्र में, कर्जा मैंने कहा ना कि 62,200 करोड़ रुपए का हमारा टोटल कर्जा बना, उसके बारे में तफसील हमने दे दिए, डिटेल दे दिया। लेकिन आप मान कर क्या, आप तो 80, कोई भाषण बोलता 80,000 करोड़ का ले लिया, 70,000 करोड़ का ले लिया। मैं ये आपके बीच में जरूर कहना चाहता हूं, मैं 1 मिनट रुकिए, मैं उसी पर ही बात कहना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाइए आप। हाँ जी, आप तो ऐसा इस प्रकार का वो कर रहे हैं जहां बड़ा, एक मिनट, मैं यहां से ले रहा हूं उसको। अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर जो हिमाचल प्रदेश में यह रहता है कि जितना आपकी जो कर्ज लेने की जो लिमिट है, जो सीमा है, ऑथराइज्ड जो है, उसको पूरा किया जाता है। और आपके समय में
आपके समय में जो कर्ज लेने की जो सीमा थी, जो अधिकृत थी, जो ऑथोराइज जो लिमिट थी, आपने उसको एग्जॉस्ट किया। जितना लिया जा सकता था पूरा का पूरा लिया। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, और हमारी सरकार ने मुझे लगता है जब आपने बोला हम बैठे थे, और हमारी सरकार में अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में जो ऑथोराइज हमारी लिमिट थी, ऑथोराइज लिमिट थी, सुन लीजिए, सुनिए, अभी तक जो है हमने उसमें 5,384 करोड़ रुपए का मार्केट ऋण जो है उस लिमिट से कम लिया है। ये मैं कहना चाहता हूं। 5,384। बैठिए ना, बैठिए, और ये मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, फिर सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए। अगर आपको पूरा सुनना तो पूरा सुनिए ना। वर्ष 2018-19 में खुले बाजार से ऋण उठाने के लिए प्राधिकृत सीमा के विरुद्ध हमने 1,627 करोड़ रुपए के कम ऋण लिए। वर्ष 2019-20 में प्राधिकृत सीमा जो ऑथोराइज लिमिट थी उससे भी हमने 2019-20 में भी कम ऋण लिए। वर्ष 2020-21 में भी जो ऑथोराइज लिमिट थी उससे हमने 3,187 करोड़ रुपए कम लिए। और इस प्रकार से वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भारत सरकार द्वारा 9 अध्यक्ष महोदय, सदस्य सुन लीजिए, बैठिए, आंकड़े तो सुन लीजिए ना। उत्तर नहीं, बात सुनिए, चर्चा का उत्तर दे रहे हैं, चर्चा का उत्तर दे रहे हैं, बैठिए ना, आप सुनिए, नहीं बैठिए। एफआरबीएम में संशोधन करने के लिए हम अधिकृत है, क्योंकि केंद्र ने हमको कहा कि आप ले सकते हैं कोविड की सिचुएशन में, और इसलिए नहीं, आप देखिए अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत बात है। देखो ऐसा है ना, देखिए मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि हम एक एक तथ्य के आधार पर बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, और झूठ क्या इसमें। एफआरबीएम की अगर बात आप कह रहे हैं, आपके दौरान तो कोविड नहीं था, उसके बावजूद भी आपने जितना ले सकते थे अपनी ऐश प्रस्ती के लिए, सरकार के लिए जो है वो आनंद के लिए ले सकते थे, आपने लिया। और हमने कोविड जैसे सिचुएशन को भी, अध्यक्ष महोदय, हमने कोविड जैसी सिचुएशन को भी फेस की, उसके बावजूद भी तो ऑथोराइज लिमिट से भी हमने 5,384 करोड़ रुपए कम लिया। ये आपको बता रहा हूं मैं, इस बात को मैं कह रहा हूं। एफआरबीएम की अगर बात कर रहे हैं तो लिमिट ठीक है, 31 मार्च तक। अब आप 17,000 करोड़ नहीं होगा, 17,000 करोड़ से कम होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उसमें 17,000 करोड़ से कम होगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर ऋण लेने की बात आती है, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भैया, अध्यक्ष महोदय, हम कहां कह रहे हैं, ये तो हमने अध्यक्ष महोदय, ये तो हमने कभी नहीं कहा कि हम जो है 31 मार्च तक ऋण नहीं लेंगे। ऋण लेंगे, लेकिन जो आंकड़ा आप दे रहे हैं इस आंकड़े से कम लेंगे, ये मैं बड़ा सब स्पष्ट कह रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा 2,000 करोड़ रुपए ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूं। तो उसका क्या है, हमने कहा एज ऑन टुडे, आज तक जो जितना लिया है उसका हम जिक्र करेंगे। आने वाले समय में किसने भविष्य देखा अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनेगी उसका आकलन करना इस प्रकार से ये संभव है क्या। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा 9,384 करोड़ रुपए का ऋण खुले बाजार से उठाने के लिए प्राधिकृत किया है। इसके विरुद्ध अभी तक केवल 9,384 करोड़ के स्थान पर अभी तक जो है केवल 4,000 करोड़ रुपए का ही ऋण लिया गया है। ये मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार से वर्तमान सरकार के विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन की वजह से ब्याज की कैरिंग कॉस्ट कम रही तथा आगामी समय में प्रदेश पर कर्ज का भार अपेक्षाकृत कम होगा, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये प्रोजेक्शन एक अध्यक्ष महोदय, इनको जाना ही था। और क्योंकि जो
खास तौर से जब हकीकत जब सामने आती है, जब आदमी एक्सपोज हो जाता है, जो लोग यहाँ पर इस माननीय सदन में इस प्रकार के तथ्य रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम अपने झूठ को सत्य साबित करने में सफल हो जाएं, और इसलिए बार बार वो प्रयत्न कर रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से भी उन तथ्यों को जो है, जो तथ्य पर नहीं है, जो सच्चाई पर नहीं है आधारित, उनको भी जो है इस प्रकार से प्रस्तुत करने की कोशिश। लेकिन मैं इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो है, जो भी काम कर रही है और उस काम को निष्ठा के साथ कर रही है, ईमानदारी के साथ कर रही है, समर्पित होकर के कर रही है, और जो भी बात हम यहां पर कह रहे हैं वो तथ्य के आधार पर कह रहे हैं और फैक्ट्स पर आधारित है, क्योंकि इसमें झूठ बोलने या कोई इस प्रकार के घुमा करके कोई बात कहने का कोई स्कोप नहीं है, कोई गुंजाइश। इसलिए उनको जो है वो सुनने में कठिनाई हो रही थी और इसलिए उनकी परेशानी, इसलिए वो पूरी बात सुने जो है वो जो मैं उनको सुनाना चाह रहा था, हर एक बात का जवाब देना चाह रहा था, वो बिना सुने चले गए और जो वॉकआउट किया गया है, और इसकी मैं निंदा करता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कोविड के इतने बड़े संकट के दौरान भी जिस प्रकार की सारी परिस्थितियां हमारे सामने रही, तो हमने हर वर्ग को जितनी मदद करने की कोशिश की जा सकती थी वो करने की कोशिश की, जैसे मैंने पहले कुछ बातों का जिक्र किया। और उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत 12,000 लाभार्थियों को मकान के लिए सहायता राशि दी गई। कोविड रोगियों को होम आइसोलेशन में बेहतर उपचार के लिए ब्लॉक स्तर पर मोबाइल टीमों का गठन किया गया और उनको कोविड किट जो है घर में जो है वो आइसोलेशन किट घर में बना करके दी गई, जिसमें कोविड की दवाई, सैनिटाइजर, मास्क और उसके साथ च्यवनप्राश और थर्मामीटर और उसके बाद जो ऑक्सीमीटर, वो सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। और इनके कार्यकाल में ऐसा दौर आया होता मालूम नहीं ये उसमें भी क्या करते, उसमें भी ये गुंजाइश ढूंढते कि कहां से क्या कुछ निकल सकता है। विटामिन डी की गोलियां, सभी प्रकार की जो ट्रीटमेंट से संबंधित वो सारी चीजें उसमें दी गई। और हमारे कैबिनेट के सभी सहयोगी ने, विधायकों ने अपना 30% जो है वो सभी, उसके लिए विपक्ष का भी धन्यवाद करता हूं मैं। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी 30% जो है 1 साल तक अपना जो है वो सैलरी में से उसमें कटौती की, और उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं इस बात के लिए भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ दिनों का वेतन उनका भी हमने लिया। एक बार एक दिन का लिया, तो दूसरी बार हमने 2 दिन का लिया था, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी का हमने वो लिया था, उससे भी एक सहयोग मिला है। कोविड से मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार के लिए आवश्यक जो सहायता की जा सकती थी वो भी प्रदान की। बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए दूरदर्शन ज्ञानशाला के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का प्रावधान किया। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों, पैरा वर्कर्स तथा अन्य कर्मचारियों के जिनको जो है मनरेगा के अंतर्गत और दूसरी इसके योजना के अंतर्गत जिनको लाभ दिया जा सकता था, हमने 3 बार उनको 2-2 हजार रुपए की राशि उनके खाते में डाली, मदद करने की हमने कोशिश की। ये मैं कहना चाहता हूं कि हर वर्ग को हमने कोशिश की। अभी तो चले गए, हमेशा मुझे अलग अलग अकेले मिलकर के आप कहते थे नबार्ड की लिमिट बढ़ा दो, मुझे कहते थे कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा बढ़ा दो, मुझे कहते थे विधायक क्षेत्र विकास निधि के अतिरिक्त जो है वो दूसरा जो ऐच्छिक निधि जो विधायकों को दी जाती है उसको बढ़ा दो। हमने तीनों चीजों पर उनकी बात को स्वीकार किया और उसमें बढ़ाया हमने। विधायक क्षेत्र विकास निधि में भी हमने बढ़ोतरी की अध्यक्ष महोदय। और मैं ये कहना चाहता हूं विधायक क्षेत्र विकास निधि में जो है वो 13-14 में 1,25,000 थी, 14-15 में 1,50,000 थी, और 1,25,00,000 थी, और उसका 14-15 में 1,50,00,000 थी, और 15-16 में 1,75,00,000 थी, और 16-17 में 1,80,00,000 थी। और इसके विपरीत जो है अब हमने जो है उसमें नहीं, ये आंकड़े गलत है। ये इनके समय 90 लाख थी, और 90 लाख के
90 लाख से उसको बढ़ा करके हमने उसको 2 करोड़ किया, 2 करोड़ किया। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि और यानी कि लगभग 50% इंक्रीज जो है वो उसमें हमने उसमें की। और उसी तरह से 5 लाख रुपए जो ऐच्छिक निधि थी, उस ऐच्छिक निधि को भी हमने बढ़ा करके जो है ऐच्छिक निधि को भी हमने बढ़ा करके उसको 12 लाख तक पहुंचाया, दुगने से भी ज्यादा बढ़ाया। इसलिए क्योंकि विधायक इंस्टीट्यूशन मजबूत होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए। हाँ, मैं वो थोड़ा आंकड़ा गलत पढ़ा मैंने। 13-14 में ये 50 लाख थी और 14-15 में उतनी रही, 15-16 में 75 हुई और 16-17 में 1 करोड़ रुपए हुई। और हमने 18-19 में इसको 1 करोड़ 25 लाख किया। उसके बाद 19-20 में 1 करोड़ 50 लाख किया, 20-21 में 1 करोड़ 75 लाख किया और 21-22 में 1 करोड़ 80 लाख किया और अभी हमने इसको 2 करोड़ किया। ये फैक्ट्स हैं अध्यक्ष महोदय, आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं। हमने सभी की जो चुने वो प्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत का प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड मेंबर है, जिला परिषद का मेंबर है, नगर परिषद का अध्यक्ष है, नगर पंचायत का अध्यक्ष है, नगर पंचायत के सदस्य हैं, नगर परिषद के पंचायत के सदस्य हैं और मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर का सबका मानदेय बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। उसकी मैं तफसील देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि सारी डिटेल हमने पहले भी जब बजट प्रस्तुत किया था उस वक्त हमने डिटेल में रखी, उसमें सारी जानकारी रखी है। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के हम इस बात को भी हम देखें, पैरा वर्कर्स की अगर बात कहें, आंगनबाड़ी वर्कर के पैसे हमने जो है वो 1700 रुपए बढ़ाए और मिनी आंगनबाड़ी के 900 रुपए बढ़ाए, आंगनबाड़ी सहायिका के 900 रुपए बढ़ाए, आशा वर्कर के 1825 रुपए बढ़ाए, सिलाई अध्यापिका के लिए 900 रुपए बढ़ाए, मिड डे मील वाले के लिए 900 रुपए बढ़ाए, वाटर कैरियर के लिए 900 बढ़ाए और जल रक्षक के लिए 900 बढ़ाए और उसी तरह से पैराफिटर के लिए भी 900 रुपए बढ़ाए। दिहाड़ीदार के लिए हमने दिहाड़ीदारों के लिए 50 रुपए की बढ़ोतरी की। अब 50 रुपए की बढ़ोतरी का अभिप्राय है कि 1500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी उसके लिए हुई है और 4200 रुपए की बढ़ोतरी हमारे कार्यकाल में एक दिहाड़ी में लगाने वाला व्यक्ति के लिए, उसके लिए जो है मजदूर के लिए हमने दी है। और इसी तरह से आउटसोर्स के लिए जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको भी उसमें लाभ हुआ। पंचायत चौकीदार का भी हमने 900 रुपए की बढ़ोतरी की, राजस्व चौकीदार की उनके भी हमने 900 रुपए की बढ़ोतरी की, नंबरदारों के भी हमने आज आए थे मिलने हमसे, उनके भी 900 रुपए बढ़ोतरी की, 1000 रुपए के एसएमसी के लिए बढ़ोतरी की और उसकी उनकी जो है वो सेवाएं बनाए रखेंगे, ये भी हमने कहा। आईटी टीचर के लिए 1000 रुपए की बढ़ोतरी की, एसपीओ के लिए भी हमने 1000 रुपए की बढ़ोतरी की। सब वर्गों के लिए हमने प्रयत्न किया है कि उनके लिए बढ़ोतरी करें, मदद करें, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको अपने परिवार को चलाने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, मुकेश अग्निहोत्री और सभी रामलाल ठाकुर और आशीष बुटेल, इन सब लोगों ने, राजेंद्र राणा, इन लोगों ने जो है जीएसटी कंपनसेशन का खासतौर से जिक्र किया कि भाई अब जो है आने वाले समय में कैसे होगा। तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाने का पूरा प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वर्तमान सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा खुले बाजार से ऋण उठाने के लिए प्राधिकृत सीमा के विरुद्ध हर वर्ष हमने कम ऋण लिया है। वर्तमान सरकार द्वारा 2017 में अपना कार्यभार संभालने के बाद पहली बार यह प्रयास किया गया कि बाजार ऋण प्राधिकृत सीमा से कम ऋण लिया जाए तथा इस दिशा में 2017-18 में के अंतिम तिमाही में जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में है 800 करोड़ रुपए कम ऋण उठाए हैं। ये भी मैं आपके अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस माननीय सदन को ये जानकारी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम योजनाओं की अगर बात करें, योजनाओं की अगर हम बात करें तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर इस बात को हमने देखा है कि जो 5वां बजट होता है वो बजट चुनाव की सारी परिस्थितियों, चुनाव की जो है सारी परिस्थितियों के इर्द गिर्द होता है। लेकिन हमारी योजनाएं, जिस बात को हमारे विपक्ष के लोग जो है वो कह रहे हैं कि चुनावी बजट नहीं, ये हमारा 5वां बजट है
और हमने बिल्कुल शुरू से जिन योजनाओं की शुरुआत की, हमने 5वें बजट तक भी उन योजनाओं को और मजबूत कैसे किया जा सकता है, उनको और ताकत कैसे दी जा सकती है, उसके लिए हमने काम किया। क्या हमने गृहिणी सुविधा योजना हमने चुनाव के वर्ष में शुरू की, हमने पहले वर्ष से शुरू की, और 3,25,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में हर घर में गरीब आदमी के घर में पहुंचाने का काम हमने चुनावी वर्ष में शुरू नहीं किया अध्यक्ष महोदय, हमने पहले साल के पश्चात इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री हिम केयर की अगर हम बात कहें, मुख्यमंत्री हिम केयर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो हम लाखों लोगों की 2 लाख से ज्यादा, 2,25,000 से ज्यादा जो है 2,27,000 के लगभग जो है लोगों का, गरीब लोगों का इलाज करने में सफल हुआ। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा उस पर हम खर्च कर चुके हैं। क्या ये योजना हमने चुनावी वर्ष में लाई? सारा योजना को हम मजबूत करने की दृष्टि से लगातार काम कर रहे हैं, क्या हमने वो चुनावी वर्ष में लाई? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का हमने जिक्र किया, और उस योजना को हमने आज से 3 साल पहले शुरू किया, और 4 साल पहले शुरू किया, और शुरू करने के पश्चात आज भी उस योजना को हमने और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। क्या ये चुनावी वर्ष में हमने शुरू किया उसको? हमने अब की बार उसमें कहा कि जितनी भी मातृ शक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, जो जो काम करना चाहती हैं, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हम 35% की सब्सिडी सभी बेटियों को, माताओं बहनों को देंगे जो उसमें काम करना चाहती हैं। अगर हमने पेंशन की आयु जो है वो 80 साल से 70 साल की, और 70 साल के पहले साल में की हमने ये, और उसके बाद पिछले बजट सत्र में हमने उसको महिलाओं के लिए 65 तक लाया। अभी अगर हमने उसको 60 तक सभी वर्गों के लिए लाया, तो हमने क्या चुनाव के दिनों में किया? ये हमने उस दिन से शुरू किया जिस दिन से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी। ये एक निरंतरता जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हमने कायम रखा, अंत तक जो है 5वें बजट तक जो है हमने इस बजट में उसका प्रावधान करते हुए उसको मजबूत करने की कोशिश की। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने चुनाव का बोझ अपने दिमाग पर नहीं रखा, हमने चुनाव की परिस्थितियों को अपने इस बजट को प्रभावी करने के लिए नहीं रखा। हमने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता हमको उसमें सहयोग दे रही है, समर्थन दे रही है, उस दिशा में हमको उसमें आगे बढ़ना है, हमने उसमें आगे बढ़ करके काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, और ये कांग्रेस के लोग कह गए थे, जाते जाते कह गए थे, कुछ कह गए थे पिछले जो लास्ट बजट था इनका, इन्होंने कहा था कि हम 25,000 जो है वो क्या देंगे, वो हाँ इंडक्शन चूल्हे देंगे, बीपीएल परिवारों को देंगे। क्या वो दिए? एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। और उन्होंने कहा था कि हम 1,000 नौजवानों को परमिट देंगे, बसों के परमिट देंगे, 1000। क्या उनने एक को दिया? किसी को नहीं मिला। और नौकरी का तो उन्होंने बात कही, हर घर से नौकरी देंगे। और यहां जिक्र कर रहे थे माननीय सदस्य विक्रमादित्य जी, और यही थे सूत्रधार उस वक्त। सभी पूरे प्रदेश भर से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया, और यहां से रैली निकाल करके पीटरहाउ पहुंचाया गया। 7वीं बार राजा साहब ये नारा लगाया गया। राजा साहब का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन क्या उनके लिए कोई नीति बनाई, कोई प्रावधान किया उनने? जब खुद नहीं कर पाए, तो इसलिए ये ज्ञान बांटना मुझे लगता कि ये बंद करना चाहिए। हम क्या करेंगे आने वाले समय में देखेंगे। ऐसा नहीं कि बजट सत्र में हमने बजट प्रस्तुत किया कि इसके बाद हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास अभी काम करने का वक्त है। हमें अंतिम दिन तक, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, रात दिन काम करेंगे, प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित होकर के काम करेंगे। इसलिए मार्गदर्शन, हाँ, स्लाइड टीचरों का उनको भी ठगा, कोई छोड़ा नहीं जिसको ठगा नहीं इनमें। और इनका काम करने का मैं सत्य करता हूं अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर के हम विपक्ष के उन सभी सदस्यों से, माननीय सदस्यों को इस बात का जिक्र करना चाह रहे हैं कि आप आंख बंद करके आप पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, एक योजना का नाम तो लो, एक योजना का जिक्र तो करो कि इस योजना के माध्यम से हमने जो है हिमाचल प्रदेश, नई योजना हमने लिया, शुरू की थी, इस योजना के माध्यम से हमने काम किया। है ही नहीं। योजना क्या होती है इनकी योजना ये होती है, डेपुटेशन लाओ, स्कूल की नोटिफिकेशन हाथ में दे देती थी।
मेरे विधानसभा क्षेत्र से कॉलेज की नोटिफिकेशन के लिए गाड़ियों में भर करके जीपों में घर। कितना समय और लेंगे? बस मुझे 15 मिनट में पूरा कर दूंगा। तो इस सदन की कार्रवाई का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जीप में भर भर करके लाते थे और वहां खड़ा करते थे और वहां पर खड़ा करके वहां पर घोषणा कर देते आपको कॉलेज, और सेक्रेटरी को बुला दिया जाता था कि नोटिफिकेशन इनके हाथ में दे दी जाए। हाथ में लेकर के नोटिफिकेशन ले जाते थे। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, मेरे नहीं अनेकों विधानसभा क्षेत्र में शिलान्यास कर दिए। जमीन नहीं कॉलेज के नाम पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम पर एक इंच जमीन नहीं, 1 रुपए का बजट प्रावधान नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने शिलान्यास करके रख दिए, फट्टे लगा करके रख दिए। आज मुझे कह रहे हैं जिन कॉलेजेस के शिमला में लगाए, यहां पर यही लगाते थे। और कुछ हमारे विधायक हमको बुला रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए आप आए, हमारे कॉलेज का शिलान्यास करें, क्योंकि आपने बजट का प्रावधान कर दिया, आपने जमीन का इंतजाम कर दिया, आपने फॉरेस्ट की क्लियरेंस कर ली। फिर बाद में कहते हैं कि लेकिन करना कैसे, बोलते हैं लेकिन वहां फट्टा तो पहले लगा दिया हुआ हमने। यानी कि आप कह सकता हूं, आपको मैं अध्यक्ष महोदय कह सकता हूं कि ऐसी परिस्थिति पता नहीं क्या होने वाला, जैसे प्रलय होने वाला है आने वाले समय में, दुनिया ही खत्म होने, जहां छाप सकते अपना नाम छापते रहे। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले लोग ऐसा काम करें तो ज्यादा पीड़ा होती है अध्यक्ष महोदय। तो उस बात का जिक्र करते हैं कि 6 बार रहे। क्या 6 बार रहने का अभिप्राय यही होता है कि आप नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ा करके चलते जाएं? हमारा उनके प्रति सम्मान है, लेकिन ये करने वाले कौन लोग थे? वो नहीं करते थे। कराने वाले ये लोग थे जो आज हमारे सामने यहां नहीं बैठे, हमारा सामना करने की स्थिति में मुंह छुपा करके निकल गए वो लोग। इसलिए जिस तरह की स्थितियां उन्हें पैदा की है, उन बातों का मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि उन्हें तबाह किया, सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस करके चले गए और हमें आज मार्गदर्शन कर रहे हैं। और यहां कह रहे हैं कि आपने कर्मचारियों के लिए जो है वो जो राइडर लगा दिया है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यहां कहना चाहता हूं, जो अभी जो पंजाब पे कमीशन को लागू करने के पश्चात वो सारी चीजों को लेकर के जो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार ने 2 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए नए वेतन प्रदान किया और लगभग 1,20,000 सरकारी कर्मचारी संशोधित वेतनमान लेने के लिए अपना ऑप्शन दे चुके हैं। और संशोधित वेतन निर्धारण एक टेक्निकल कार्य है और लगभग 1,09,000 कर्मचारी नए वेतनमान के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन ले रहे हैं। ये मैं अध्यक्ष महोदय में कहना चाहता हूं, जो इस बात का बड़ा भारी जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी जो है वो सब जो हमारे कर्मचारी भाई अपने ऑप्शन देख करके जो है वो अपने अपने इसमें जो है वो जिस लाभ के लिए जो वो पात्र होंगे उसका वो लाभ ले पाने की स्थिति में हो पाएंगे। मैं उन सारी बातों को लेकर के अब जो प्रश्न वो पूछने की कोशिश कर रहे थे, अगर हमारी सरकार की अगर बात आती है, कर्मचारियों की अगर बात आती है, मैं उसमें ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनों की महंगाई भत्ता पंजाब से अधिक और केंद्र की तरह देय तिथि से दिया है। इसके विपरीत पंजाब सरकार ने न केवल हिमाचल प्रदेश के मुकाबले कम महंगाई भत्ता दिया, बल्कि महंगाई भत्ता प्रोस्पेक्टिव डेट से देकर 50 महीनों से ऊपर का डीएनएस रिलीफ की राशि पंजाब सरकार ने अपने पास ही रखी। देखिए, आप अंदाजा लगाइए उस सरकार की। अब तो शायद मुझे लगता है कि कल विदाई होगी वहां से। हाँ, ऐसा लग रहा है शनाई तो बज गई है। हमारा अनुमान है कि पंजाब के लगभग 4 लाख कर्मचारियों और 3 लाख पेंशनरों का लाभ
5,000 करोड़ रुपए महंगाई भत्ते की राशि को 2016 और 2021 के बीच पंजाब सरकार ने अपने पास ही रखा, बजाय इसके जो लाभ कर्मचारियों को देने के बजाय। और इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि कंपैरिजन थोड़ा सा मैं कर रहा हूं। मैं अब इसको मैं छोड़ देता हूं, इसलिए छोड़ देता हूं कि उनको सुनाना था, वो अभी यहां से चले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने कर्मियों के लिए हमारी सरकार ने सरकारी अंशदान को दिनांक 1/4/2019 से 10% से बढ़ाकर के 14% किया, जिससे एनपीएस कर्मचारियों को 175 करोड़ रुपए का लगातार अतिरिक्त वार्षिक लाभ मिल रहा है। इससे 1 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी सरकार अंशदान को 10% से 14% करने वाले अग्रणी राज्यों में से है। ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये इतना शोर डाल रहे हैं, एनपीएस का इतना शोर डाल रहे हैं कि इतना शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपीएस दो। आपकी ही सरकार ने उस वक्त स्वीकार किया ओपीएस को, और उसके पश्चात जो उनके लिए जो एनपीएस वाले जो मांग कर रहे थे, हर बार मांग कर रहे थे, उनके लिए जो लाभ देने की बात अगर आती है तो हमारी ही सरकार ने दिए, उनकी सरकार ने दिए नहीं। मैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 10% से 14% हमारी सरकार ने किया, और पिछली सरकार ने बड़ी देर के बाद रिटायरमेंट डेथ ग्रेजुटी लाभ दिया, वो भी प्रोस्पेक्टिव तिथि से 22/9/2017 से इसे लागू किया। इस कारण जो है कर्मचारी को दिनांक 15/5/2003 से 21/9/2017 के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे, वे इस लाभ से वंचित रह गए। हमने इन कर्मचारियों को भी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ दिया, जिससे 5,612 एनपीएस कर्मचारियों को 150 करोड़ रुपए का लाभ मिला। करना था तो इनको भी करना चाहिए था, लेकिन ये हमने किया है। और उसके बाद आगे अध्यक्ष महोदय, ये भी मैं कहना चाहता हूं, एनपीएस कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन और फैमिली पेंशन देने के आदेश दिनांक 22/2022 को हमारी सरकार ने जारी किए। अब 15/5/2003 के बाद सेवा काल में मृत अथवा अपंग हुए लगभग 2,200 एनपीएस कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन तथा इनवैलिड पेंशन का लाभ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 की तरह मिलेगा, जिस पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछली सरकार चाहती तो वो अपने समय में केंद्र सरकार की तरह यह इनवैलिड पेंशन दे सकती थी। इन आदेशों से एनपीएस कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, एनपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट डेथ ग्रेजुटी के लाभ ओपीएस कर्मचारियों की तरह दिया जा रहा है। हमने इसकी ऊपरी सीमा 10 लाख रुपए से बढ़, जो और बातों को लेकर के यहां पर जिक्र किया गया। ग्रोथ रेट के बारे में मैंने बड़ा स्पष्ट कह दिया है, और मैंने उनके उन राज्यों का भी जिक्र उसमें किया है, उनका जिक्र किया जहां उनकी सरकार है, और उसका कंपैरिजन भी दिया, और उनके आंकड़े उनके सामने, उस पर कुछ नहीं बोल पाए। अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस बात का भी जिक्र किया गया कि वे लैपटॉप आप नहीं दे रहे हैं, तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि अभी जो हाल ही में हमारी जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें हमने निर्णय लिया, और उसमें जो उस निर्णय के मुताबिक लैपटॉप देने की व्यवस्था को वो जो टेक्निकल कुछ चीजों को लेकर के जो औपचारिकताओं का दौर है उसको पूर्ण कर लिया गया है। बहुत जल्दी जो है वो लैपटॉप जो है उपलब्ध बच्चों को करवा दिए जाएंगे। हवाई अड्डे की अगर बात करें, उसके बारे में अध्यक्ष महोदय मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारी कमिटमेंट है। हम लगातार उस काम के लिए लगे हैं, और ये कार्य करना इतना सरल नहीं है कि ये 2 दिन में, 4 दिन में, साल में हो जाएगा। हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन बहुत जल्दी जमीनी हकीकत में इसको लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंडी का, उसकी जो औपचारिकताओं का, जो टेक्निकल चीजों का दौर है, उसको हमने आगे किया है, और उसको पूरा करने की दिशा में जब हम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है वो आप देखेंगे कि जमीनी स्तर पर जो है वो उसको आप देख पाएंगे। अब पूरा कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी उसमें प्रगति आगे बढ़े।
माफी राज के बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और कुछ नहीं। पिछले 4 वर्षों से, 4.25 वर्षों से अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को देखा, हर एक बार कोशिश करते हैं कोई मुद्दा ढूंढे सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, कुछ बात कहने के लिए, लेकिन वो मुद्दे इनके हाथ में होते नहीं है, क्योंकि वो मुद्दे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनाने की कोशिश करते हैं तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हकीकत नहीं है। और इन पर जो ये अभी तक इनने 50 तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस बात को कहते हुए अध्यक्ष महोदय गर्व है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल बीत रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज भी सरकार के खिलाफ एक भी ठोस मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा आज की तारीख में भी इनके पास नहीं। तो आज की तारीख में हमने देखा 4 महीने की सरकार के बाद जो है मुद्दे इस प्रकार से हो जाते थे। जब 4 वर्ष का समय हो जाता था सरकार का, तो सरकार जो है कटघरे में खड़ी होती थी, लहूलुहान जिसको बोलते हैं, उस स्थिति में होती है। ठीक है, अब जहां तक अलग अलग वर्गों की ओर से मांगे आती है, कुछ लोग अपनी बात को सहजता से कह रहे हैं, मांग के रूप में कह रहे हैं, हम उनकी बात को सुन रहे हैं। और कुछ लोगों को अब तरीका उन्होंने क्या किया है, और कुछ नहीं कर सकते तो कुछ लोगों को भड़का करके उनको इस प्रकार से गुमराह करके जो है इस प्रकार से एक माहौल खड़ा किया जाए ताकि वो आंदोलन का रास्ता अपनाए, सरकार के खिलाफत का जो रास्ता अपनाए, और उस रास्ते को अपनाने से उनको राजनीतिक लाभ मिले, सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए। ये सत्ता की भूख है अध्यक्ष महोदय, और इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को इस प्रकार से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के इनके प्रभाव में आकर के बहक तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक इनके साथ खड़े नहीं होंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है अध्यक्ष महोदय, और अंततः वो हमारे साथ मिलकर के जो है वो चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पर्यटन के क्षेत्र में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश में नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं पहले अपने बजट भाषण में भी जिक्र कर चुका है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान भी हमने उन बातों का जिक्र किया, नए इनिशिएटिव्स के साथ। ये दुर्भाग्य रहा कि हम 4 सालों में से 2 वर्ष काम कर नहीं पाए जमीन पर, कोविड की सिचुएशन के कारण, टूरिज्म के सेक्टर में जो हम सोच रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम कामयाब हुए हैं कुछ जगह आगे बढ़ने के लिए। अगर हमने पौंग डैम में वहां पर जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए शुरुआत की है, उस दिशा में आगे बढ़े। अगर हमने नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बनाने की दृष्टि से अगर हमने तत्तापानी में प्रयास किया, उसमें हम आगे बढ़े। और एक मसला यह था कि टीसीपी नगर परिषद एरिया में जो एनओसी देने की जो एक व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारे लोगों की ओर से आग्रह आ रहा था। उस आग्रह को भी हमने स्वीकार कर दिया, और मुझे लगता है कि इस एनओसी के जो नए प्रावधान हमने जोड़े हैं, इसके कारण जो है वो बहुत सारे हमारे शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, और उस लाभ से वो जो है वो लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि डॉक्टर की भर्ती हम देख रहे हैं कि और होनी चाहिए। एक्सपेंशन काफी हो गया, नए पीएससी खोले गए, सीएससी हो गए, सिविल हॉस्पिटल हो गए, और इसलिए हमने तय किया कि डॉक्टर्स के पद और बढ़ने चाहिए, और उस दृष्टि से 500 डॉक्टर का एक साथ, और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शायद ये पहला बजट है जिस बजट में 500 डॉक्टर के पद का जो है वो जो सृजन जो है वो करने का निर्णय पहली बार एक साथ लिया गया है, ताकि सभी जगह डॉक्टर पहुंच सके। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात के लिए भी आग्रह आया, मैं पिछले कल जोगिंद्रनगर गया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। वहां पर भी हमारे जो पपरोला मेडिकल कॉलेज के जो आयुष का जो है उस वहां से डॉक्टर आए थे, और उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है। और मैं ये भी आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो भी कह रहे थे कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पद यहां भी खाली पड़े हैं, लगभग 400 से ज्यादा पद वहां पर खाली पड़े हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय यहां आज इस आयुष के उसके लिए मैं इस माननीय सदन में घोषणा करता हूं कि 200 पद डॉक्टरों के आयुष के भरे जाएंगे।
और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि 100 पद जो है वो फार्मासिस्ट के भी उसमें भरे जाएंगे। ये भी हम इस बात को भी अब सोचिए। और इसके अलावा बच्चों ने कुछ और भी मसले जो है अपने इससे संबंधित जो है वो उठाए हैं और वो हमने नोट किए हैं और बहुत जल्दी उन सारी चीजों को लेकर के भी हम बेहतर ढंग से क्या किया जा सकता है उसके लिए प्रयत्न करेंगे अध्यक्ष महोदय। और चीजों के सुझाव भी आए जो पंजाबी उर्दू अध्यापक जिनने बीएड और टेट वाले जो उनका अभी आया कि जैसे शास्त्री और शास्त्री जो टीचर हैं जिन्होंने शास्त्री की किया है उनको टीजीटी पद नाम देने की हमने जो घोषणा की है उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारा भी विचार किया जाए। तो अध्यक्ष महोदय मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा कि इसको एग्जामिन करके प्रस्तुत किया जाए, जो किया जा सकता है उस पर विचार करेंगे। और उसी तरह से एक और चीज को लेकर के यहां पर जो बात आई थी, जो परमाणु औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए जो बात आई थी उसके बारे में अध्यक्ष महोदय मैं यही कहना चाहूंगा, लगभग 180 बीघे का जो वहां पर केस राजस्व विभाग में प्राप्त हो चुका है और साथ ही यहां औद्योगिक प्रशासन की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। ये हमने कुछ दिन पहले ही, क्योंकि वहां से एक डेलीगेशन हमारे पास मिलने के लिए आया था, उनके साथ जब चर्चा हुई थी उस वक्त उनको भी कहा था उस दिशा में आगे बढ़ करके हम काम करेंगे। और एक बात को लेकर के बहुत विचित्र लगा मुझे, जो सुखू जी बात कह रहे थे एसजेवीएनएल को बेच दिया पूर्णता, ये बहुत भ्रामक इस तरह से बातें कहना उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय। हम उसमें 26.8% के जो है 85% के जो हम उसमें मालिक हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है। और हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जहां तक वो जिक्र कर रहे थे 2005 की पावर पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, अगर सामने होते तो हम उनसे पूछते कि 2005 की उस पावर पॉलिसी का इंपैक्ट क्या हुआ, कितने नए प्रोजेक्ट लगे। और उसके बाद परिस्थिति ये बनी है कि जो लगाना चाहते, और आज हमारी परिस्थिति इस प्रकार, क्योंकि हमारी पावर पॉलिसी, अब हमने पावर पॉलिसी में कुछ जो है वो चेंजेस किए, उसके कारण एक सकारात्मक माहौल बना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका लाभ होगा और भी हम बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करेंगे। जहां तक वो इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा आपने नहीं की, अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कमिटेड है इस बात को लेकर के। हम पूरी तरह से इस बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहे हैं, हर हालत में जो है वो हम हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने में सक्षम है। हमने रक्षा की है और हिमाचल के हितों को अगर बेचा गया है तो वो सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, जो आज सामने जो है वो आज हमारे सामने बैठे नहीं है। हम कई तथ्यों के आधार पर उनको कह सकते थे। एक और सुझाव अध्यक्ष महोदय जो माननीय विधायकों की ओर से भी आज आया है, उस सुझाव के माध्यम से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि माननीय विधायकों ने कहा था कि कुछ चीजों को हमारी विधायक प्राथमिकता जो विधायक निधि के जो है इसमें जो परमिसिबल किया जाए, और इसमें जो हमें एमएलए प्रायोरिटीज देते हैं अभी तक जो है उसमें, क्योंकि आज हमने टनल का शिमला में जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा, और इस शिमला के इतिहास में मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के पश्चात ये दौर आया है कि एक नई टनल का, डबल लेन टनल का जो है निर्माण कार्य आज से शुरू हो रहा है। उसके लिए मैं शिमला वासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारे माननीय विधायकों ने, हमारे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सब काफी लोगों ने इसमें लिख करके दिया है, और उसमें यह कहा कि जो विधायक प्राथमिकता है, एमएलए प्रायोरिटी है, उसमें अब आने वाले समय में सड़कों का जितना स्कोप होता है वो तो हम कर ही रहे हैं, पुलों के निर्माण के लिए हम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आने वाले समय में
इस बात के लिए भी प्रायोरिटी सुनिश्चित हो सके ताकि हम टनल को भी रिकमेंड कर सके। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं और विधायक आने वाले समय में एमएलए प्रायोरिटी के विधायक प्राथमिकता में टनल का भी जिक्र कर सकते हैं ताकि बहुत जगह इस प्रकार की संभावनाओं से हम बेहतर ढंग से लोगों को सड़क की सुविधा देने की स्थिति में हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं समझता हूं कि बहुत सारे बातों का हमने जिक्र कर दिया है। ये बजट हमने सम्मानित सदन में जो प्रस्तुत किया है, इस बजट के माध्यम से हमने कोशिश की है कि हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा जाए और बहुत सारी चीजों का जिक्र यहाँ पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने किया है। सत्ता पक्ष के एक एक बात को उन्होंने बहुत तर्क के साथ, लॉजिक के साथ जो है यहाँ पर रखा है, लेकिन विपक्ष ने अपनी एक जो जिसको बोल सकता है एक औपचारिकता, एक रस्म को अदा करने की दृष्टि से जो कदम उठाया है कि हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम सदन से बाहर चले जाएंगे। और आज की तारीख में जो उनको लग रहा है कि चुनाव के करीब आ गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे हालात पैदा करने से उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं समझता हूं कि लाभ नहीं, नुकसान निश्चित रूप से होने वाला है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल काउंटिंग होगी 5 राज्यों के चुनाव की, तब मालूम पड़ेगा बड़े बड़े दावे वो कर रहे हैं कि भी पता नहीं है, हम यहां भी आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं। असली हकीकत कल मालूम पड़ेगी, उसमें मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो यहाँ से चले गए उनको मैं ये जरूर कहना चाहता हूं। तो एक शेर मेरे पास है जो बशर साहब का है, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ में बशर कवि वो जो शायर है, ये ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। मालूम नहीं इतने ख्वाब पाल लिए उनने, इतनी ख्वाहिशें पाल ली उनने, इतना, और विपक्ष में होकर के घोषणा कर रहे हैं हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, हम ऐसा भी कर देंगे, हम वैसा भी कर देंगे। और अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव होगा 2022 में, अब की बार जो नवंबर के चुनाव में होगा, हम उस चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव में जाएंगे, सामना करेंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएंगे। उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए इनकी ख्वाहिशें, इनके ख्वाब जो है वो हकीकत में कभी भी तब्दील नहीं होंगे। ये मैं कहना महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के जिन्होंने इस बजट में भाग लेकर के बहुत मजबूती के साथ इस बजट का समर्थन किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो विपक्ष के लोग जो सच्चाई और हकीकत से दूर रह करके ही झूठा और भ्रामक प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज इस माननीय सदन में नहीं है। उन पर मुझे दया आती है। उनने भले ही समर्थन नहीं किया, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी व्यवस्था के, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप उनने अपना विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश की है, लेकिन वो उसमें वो सफल नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सभी सदस्यों ने जिनने भी चर्चा ली, फिर भी मैं खुले दिल से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिनने भी चर्चा में भाग लेकर के महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आपने अध्यक्ष महोदय इस सदन में इस चर्चा को बहुत वक्त दिया, बहुत लंबा वक्त दिया और सार्थक चर्चा को एक स्वरूप देने का कोशिश की आपने। आपका भी अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।